मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम आप लोगों के बीच फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर नंबर का नेम था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको लेके फिर से हम आप लोगों के बीच आए हैं। और इस अध्याय का पार्ट नंबर 2 जो हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हम आप लोगों से बात किए थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इस चीज के बारे में। आखिरकार राष्ट्रवाद का विकास किया क्यों गया, कोई ना कोई तो वजह रही होगी, उस वजह के बारे में बताया। उसके साथ साथ कि ये जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ वो फ्रांस में क्यों हुआ, फ्रांस में क्यों हुआ, साथ ही साथ फ्रांस में हुआ तो कब हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम आप लोगों की पहले क्लास जो चला था पार्ट 1 उसमें हम आप लोगों को बता चुके। तो चलिए अब उससे आगे चलते हैं। जिस पार्ट की हम चर्चा करने वाले पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में बताया गया है कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। अब देख लीजिए कि राष्ट्रवाद को तो देख लिए थे कि राष्ट्रवाद का विकास किया गया, फ्रांस में किया गया, 1789 ईस्वी में किया गया। अब देखिए कि राष्ट्रवाद का विकास किया गया तो विकास में कौन कौन से ऐसे तत्व थे जो उनकी मदद किए, उनकी सहायता की, उनके बारे में जानते हैं। तो दिया गया है कि कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। अब था क्या कि उस समय पूरी दुनिया में, पूरे समाज में दो ही वर्ग होते थे। एक होते थे कुलीन वर्ग और दूसरा होते थे मजदूर वर्ग। कुलीन वर्ग किसको बोलते हैं, जिक्र कर दिया गया कुलीन वर्ग के बारे में। तो कुलीन वर्ग कहते किसको है, तो कुलीन वर्ग बोलते हैं अमीर लोगों को। जो पंसिपटी लोग होते थे उनको अमीर लोग होते थे, उनको हम लोग बोलते थे कुलीन वर्ग। और कुलीन वर्ग क्या होते थे, राजा के लिए काम किया करते थे। राजा के लिए काम क्या करते थे कि राजा का काम होता है कि समुद्र क्षेत्र को, एक विस्तृत क्षेत्र को जीत लेना और जीत करके उसको अपना प्रभुत्व बनाए रखना। प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वो क्या करते थे, कुछ लोगों को डिपुट करते थे उस क्षेत्र की देखभाल के लिए, रखरखाव के लिए, वहां से टैक्स वसूल करके लाने के लिए। तो वो क्या करते थे कि राजा की एक वर्ग हुआ करता था जिनको कि ये चीज सौंप देते थे। वो वर्ग कौन हुआ करता था, कुलीन वर्ग। क्यों होते थे, क्योंकि यह एक अमीर वर्ग हुआ करते थे। और इन्हीं लोगों का क्या था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। अब ये लोग इतने प्रभावी हो चुके थे, इतने उसमें क्या हो चुके थे कि जमीन, गरीब, मजदूर, किसान वर्गों का होता था, लेकिन राजा द्वारा जीत लिया गया। और जीतने के बाद क्या किया गया कि किसी दूसरे के हाथों में दे दिया, जिसको हम लोग बोलते कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग क्या करते थे कि मजदूरों से वहां पे खेती करवाते थे, काम करवाते थे। काम करवा करके उनसे जो मजदूरी होती थी, उनका जो रोजाना होता था वो उन्हें नहीं दिया जाता था। तो हुआ क्या कि कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। दूसरा बात था मध्यम वर्ग। अब आइए कि मध्यम वर्ग था क्या। तो मध्यम वर्ग के बारे में हम आपको बता देते हैं कि उस समय पहले ज्यादा कोई वर्ग नहीं था, मात्र दो ही वर्ग थे। एक था कुलीन वर्ग और दूसरा था मजदूर वर्ग। तो फिर आखिरकार ये मध्यम वर्ग है कौन सा, तो मध्यम वर्ग के बारे में हम आपको बता देते हैं कि मध्यम वर्ग जो थे वो उनका उदय हुआ था, उनका विकास हुआ था। उनका उदय या विकास कब हुआ, तो मध्यम वर्ग का उदय जो हुआ था वो हम आप लोगों को बता देते हैं। चलिए इधर आइए इस बोर्ड पे। तो मध्यम वर्ग का उदय औद्योगिक क्रांति के औद्योगिक क्रांति के बाद हुई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद किसका उदय हुआ था, मध्यम वर्ग का हुआ था। औद्योगिक क्रांति हुई कब थी, तो औद्योगिक क्रांति आपको हम बता देते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। अब आइए कि 18वीं सदी तो आप लोग समझते हैं, उत्तरार्ध के बारे में अगर नहीं समझते तो चलिए हम आपको बता देते हैं। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दो चीज आते हैं। सदी आती है तो सदी में कभी कभी कहता है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में।
तो पूर्वार्ध उसको बोलते हैं जो स्टार्ट एक सदी के जो प्रथम 50 वर्ष होते हैं उसको हम लोग पूर्वार्ध बोलते हैं, और उत्तरार्ध उसको बोलते हैं जो एक शताब्दी के आधे के बाद के जो वर्ष बच जाते हैं, अर्थात 1 से लेके 50 ईस्वी के बीच को हम लोग बोलते हैं पूर्वार्ध, और 51 से 100 ईस्वी के बीच को बोलते हैं उत्तरार्ध। तो आप समझ जाइए कि 18वीं सदी की उत्तरार्ध, 18वीं सदी होगा 1700 से लेकर के 1800, ये 18वीं सदी की जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बोला गया है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब कि 1701 से 50 में 1750 से कहां 1750 या 1751 जो भी लेना है कोई दिक्कत ग्राउंड फिगर में, 1751 से कहां 1800, ये जो ईस्वी हुआ 1751 से 1800 ईस्वी, इसी को बोलते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध। और इसी में किसका उदय हुआ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, और औद्योगिक क्रांति की देन है कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग बोलते किसको है, तो औद्योगिक क्रांति जब हुई तो इसमें क्या किया गया कि मजदूरों को काम लिया गया। मजदूर लोग क्या किए, काम करते थे, काम के बदले उन्हें पैसा दिया जाता, तो वे लोग सोचे कि सब दिन अगर इसी तरह से मेरी जिंदगी चलती रही तो फिर आखिरकार ये जिंदगी ये इसमें बदलाव लाया कब जाएगा, कैसे लाया जाएगा, कौन से लोग लाए। तो इन लोगों के मन में एक बात आई कि चलो हम करते क्या है कि पैसा जो भी मिलता था उन्हें मिलों से और उद्योगों से वो कुछ तो अपने परिवारों पे खपत कर दे, तो कुछ पैसों को धीरे धीरे सेव करते चले गए। तो इन्होंने सोचा कि हम तो नहीं कुछ किए, हम तो इनके मजदूर बन ही गए, हम इनके अधीन हैं ही, हमारा आने वाला भविष्य इनके अधीन ना हो। इसके लिए क्या किया, कुछ पैसों को बचाना ये लोग शुरू कर दिए। जब ये पैसा बचाना शुरू कर दिए तो खुद के इनके जो परिवार थे, इनके जो बच्चे हुए, इनको इन्होंने पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। पढ़ा लिखा करके इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को कोई शिक्षक बना दिए, तो कोई डॉक्टर बना दिए, तो कोई वकील बना दिए, कोई इंजीनियर, तो कोई डॉक्टर। इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि काम किया, पैसा सेव किया, तो अपनों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए। अपने बाल बच्चों को जो पढ़ा लिखा करके ये चीज बनाना शुरू कर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि बनाना जब शुरू कर दिए तो इसी को हम लोग बोलते हैं मध्यम वर्ग। और इस प्रकार से किसका उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब मध्यम वर्ग के बाद आता है तो इस तरीके से किसका उदय हो गया, मध्यम वर्ग का। तीसरी बात आती है रूमानीवाद। रूमानीवाद आप नया लग रहा है कि नया अगर शब्द है तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ। रूमानीवाद कहते किसको है, तो राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए क्या किया गया, नुक्कड़ अर्थात क्या होता है, चौराहे पे क्या किया गया, नाटक किया गया। नाटक किसके लिए किया गया, संगीत गाया गया। किसके लिए गाया गया, तो वो जो नाटक किया जाता था, गीत गाया जाता था, या फिर कहीं पे सभा लगाई जाती थी, इसका मकसद एक ही था कि क्या किया जाए कि जो राष्ट्रवाद जो है इसको विस्तारित किया जाए, इसका विकास किया जाए, लोगों को इसके बारे में बताया जाए, जागृत किया जाए कि हाँ यहाँ पे इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, हम इसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, आप लोग सुनिए, समझिए और अपना समर्थन दीजिए। तो रूमानीवाद क्या था कि नुक्कड़, 1 मिनट, रूमानीवाद क्या था, नाटक, गीत इत्यादि, इन सभी के माध्यम से क्या किया जाता था, लोगों को जागृत किया जाता था, लोगों को बताया जाता था राष्ट्रवाद के बारे में। और ये जो नुक्कड़, नाटक, गीत, संगीत इत्यादि के माध्यम से राष्ट्रवाद का जो विकास किया गया वही क्या कहलाया, रूमानीवाद कहलाया। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके आगे हम लोग आते हैं तो अब आता है उदारवादी राष्ट्रवाद। क्या सर मार्कर सब कैसा रखे हुए, मार्कर एक्सचेंज किया है। चलिए तब अब आते हैं हम लोग उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में। उदारवाद कहते हैं किसको है, तो उदारवाद को देखिए। उदारवाद जो था एक लीवर शब्द था, एक लीवर, उसका ये लैटिन शब्द है। ये उदारवाद जो आया, उदारवाद एक लैटिन शब्द किससे निकला था, लीवर से, और इसका अर्थ होता था आजाद। उदारवाद का अर्थ क्या हुआ, आजाद, आजाद अर्थात आजादी।
हम पे हमारे ऊपर किसी का कोई प्रतिबंध ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उदारवादी कहेंगे। अब क्या था? उदारवादी लोग। उदारवादी मतलब आजाद लोग होने चाहिए। अब उदारवादी राष्ट्रवाद का कहना तीसरा पॉइंट था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता पर बल। इनका डिमांड था, इनका कहना था, उदारवादी राष्ट्रवाद जो लोग थे उनका क्या कहना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोग अपने आप में आजाद होंगे, किन्हीं के ऊपर किन्हीं का कोई शासन नहीं होगा, और साथ ही साथ कानून के समक्ष समानता पर बल। अब क्या किया जाएगा कि कानून के नजर में जितने लोग होंगे इस देश के, वो सब के सब एक समान होंगे, ना किन्हीं के ऊपर कोई अलग प्रकार का कानून बनेगा, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग, इनके लिए कुछ और, ऐसा कोई कानून नहीं। ये उदारवादी राष्ट्रवाद लोगों का कहना था कि कानून के समक्ष जो भी लोग होंगे सभी लोग क्या होंगे? एक समान होंगे। अगली बात, निरंकुश राजतंत्र। अब क्या किया गया कि इनका कहना था उदारवादी राष्ट्रवाद का कि निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया जाए। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश लगाया ना जा सके, उसको हम लोग निरंकुश बोलते हैं। और राजतंत्र तो समझते थे, राजाओं का शासन था, एकदम निरंकुश था। तो इसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और समाप्त करने के बाद संविधान और प्रतिनिधि सरकार। प्रतिनिधि किसको बोलते? कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि क्या करेगा? सरकार बनाएगा। हम आप सभी लोग मिलकर के एक क्या करेंगे कि प्रतिनिधि को चुनेंगे, वो प्रतिनिधि क्या आएगी? सरकार में आएगी, और वो सरकार क्या करेगी? जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि मिलकर जो सरकार बनाई गई है उसके द्वारा एक संविधान लिखा जाएगा। संविधान के बारे में हम लोग बता चुके कि संविधान में होता क्या है? कानूनों व नियमों का संग्रह होता है जिस पर पूरी देश टिकी हुई होती है। तो ये कहना था कि संविधान और प्रतिनिधि सरकार हो। अगली बात है कि निजी संपत्ति की सुरक्षा। निजी संपत्ति की सुरक्षा कहने का मतलब कि निजी का मतलब होता है अपना। अगर मेरा कोई अपना संपत्ति है तो उसकी रक्षा हम निजी संपत्ति की सुरक्षा। निजी का मतलब होता है अपना। अब क्या है कि मेरा अगर अपना संपत्ति है तो उसकी भी देख रेख हो, आपकी संपत्ति उसकी भी देख रेख। ये ना हो कि मेरी संपत्ति को उनके द्वारा लुटवा दिया गया, उनकी संपत्ति को किन्हीं और के द्वारा लुटवा दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। निजी संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए और साथ ही साथ मुक्त व्यापार होना चाहिए। व्यापार में कोई किसी का जोर जिम्मा नहीं होना चाहिए। हमें जहां मन हो हम वहां व्यापार करें, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दी जाए, हमें किसी तरह का विशेष कर नहीं लिया जाए हमसे, तब हम समझेंगे कि हम मुक्त व्यापार कर रहे हैं। तो ये इनका डिमांड था कि व्यापार भी कैसा हो? मुक्त हो। साथ ही साथ एक बात और थी उदारवादी राष्ट्रवाद का कि प्रेस की आजादी होनी चाहिए। प्रेस की आजादी कहने का मतलब कि अगर हम प्रेस वाले हैं तो हमें जो मन में आए, जो हकीकत होगी हम उसको प्रिंट करेंगे। हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रतिबंध नहीं फिर से कि राजाओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाए, राजाओं का बड़ाई किया जाए, उसको बताया जाए कि राजा के द्वारा किसी को कोई तकलीफ नहीं दी जा रही हो, ऐसी बात नहीं। अगर राजा तकलीफ दे रहा है तो हम उसके बारे में प्रिंट आउट करेंगे, हम उसके बारे में छापेंगे, हम उसको उजागर करेंगे। इसके लिए हम पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हमें या फिर प्रेस वालों को क्या किया जाए? पूर्ण रूप से आजाद कर दिया जाए। ये किसका डिमांड था? उदारवादी राष्ट्रवादी लोगों की, प्रेस की आजादी। अब चलिए आर्थिक उदारवादी। आर्थिक हम समझते हैं पैसा के क्षेत्र में, और उदारवादी का मतलब होता है आजादी। आर्थिक क्षेत्र में भी ये लोग क्या चाहते थे? आजादी चाहते हैं। उसमें भी हमें किसी का कोई तरह का प्रतिबंध नहीं। अब आता है कि मुक्त व्यापार के पक्षधर। अब आर्थिक उदारवादी कहना था कि मुक्त व्यापार के पक्षधर हो, हम व्यापार करेंगे, कैसा करेंगे? मुक्त व्यापार करेंगे, हम किसी के अधीन नहीं करेंगे। ये पहला कहना था। दूसरा था कि व्यापार में राजकीय नियंत्रण न हो। अगर हम व्यापार करते हैं इसमें राजा का कोई नियंत्रण नहीं, हम जब भी करेंगे तो पूर्ण रूप से और स्वतंत्र रूप से हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। अब व्यापार में राजकीय नियंत्रण न हो, इसके लिए क्या किया गया कि एक संस्था बनाई गई। एक संस्था कौन सी बनाई गई? तो उस समय एक संस्था बनाई गई, संस्था था जालवेरी। एक पहले संघ बनाया गया, संघ का नाम था शुल्क संघ, और शुल्क संघ के द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया जालवेरी। जालवेरी क्या थी? एक संस्था थी। संस्था में क्या था? यह संस्था प्रसा द्वारा, किसके द्वारा? प्रसा के द्वारा 1834 ईस्वी में बनाया गया था।
ये संस्था जो जाल गहरी संस्था थी वो किसके द्वारा, तो प्रशा के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया, 1834 ईस्वी में बनाया गया। और ये संस्था क्यों बनाई गई, तो शुल्क संघ के लिए बनाई गई थी कि कितना शुल्क देना है, कितना लेना है, कैसे रखना है, ये संस्था डिसाइड करेगी कि हमको कितना इसको टैक्स देना है, कितना इसको देना है। इसके ऊपर किसी और का कोई डिमांड नहीं होगा। हम हमारे जो संस्था बनाई गई है संस्था, यही संस्था डिसाइड करेगी कि हम कितना कर देना है और कितना कर नहीं देना है। ठीक। दूसरी बात थी जालगरीन की व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करना। और साथ ही साथ जालगरीन एक संस्था बनाई गई थी, इसका दूसरा मकसद था कि व्यापारियों के जो आर्थिक हित थे उनकी देखरेख करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनके ऊपर किसी का कोई जोर जबरदस्ती न हो। तीसरी बात कि व्यापार के लिए मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना। मुक्त का मतलब होता है आजाद वातावरण, जहां पर किसी का कोई नियंत्रण न हो। ऐसे वातावरण क्या किया जाए, वहां पे क्रिएट किया जाए, जिससे क्या हो कि वहां जो आने वाले व्यापारी हैं उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और वो आराम से आए और वहां आकर के व्यापार कर सके। अब है अगली बात कि रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। अब एक नया शब्द फिर से आ गया आप लोगों के बीच, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद किसको बोलते हैं, रूढ़िवाद कहने का मतलब होता है कि पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। रूढ़िवाद मतलब क्या होता है, पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना ही रूढ़िवाद कहलाता है। तो कहना था कि नेपोलियन ने जो व्यवस्था को खत्म किया, उस व्यवस्था को क्या किया जाए, उससे पहले जो व्यवस्था थी उसको फिर से क्या किया जाए, यहाँ पर लाया जाए। तो यही रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। 1815 में वाटरलू युद्ध के बाद, वाटरलू क्या है, एक स्थान का नाम। वाटरलू आपको बता देते हैं, यह कोई आपका क्या है, स्थान का नाम। तो वाटरलू नामक जगह पर क्या किया गया, एक लड़ाई लड़ी गई। और वह लड़ाई कब लड़ी गई, तो 1815 ईस्वी में। आज जब 1815 ईस्वी में लड़ी गई लड़ाई, तो ये क्या किया गया, उसी समय एक संधि की गई थी। वाटरलू युद्ध के बाद वो संधि थी वियना की संधि। वो संधि कौन सी थी, वियना की संधि थी। अब हम बता दें कि वियना की संधि भी क्या थी, उसके बारे में आप लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, रूढ़िवाद समझ गए। रूढ़िवाद का क्या मकसद क्या था, पुरानी व्यवस्था को फिर से कायम करना। और फिर से कायम करना उसके लिए क्या किया गया, वाटरलू नामक एक स्थान, तो उस स्थान पर 1815 ईस्वी में युद्ध किया गया। और युद्ध किया गया तो इस युद्ध का मकसद, उसके बाद क्या किया गया कि एक संधि की गई, जिस संधि का नाम था, संधि किस किस के बीच की गई थी वो मैं आपको बता दूं। संधि किया गया था नेपोलियन और उसके विरुद्ध जो देश सामने आए थे वो थे ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन। ये चार देश ऐसे थे जो नेपोलियन के विरुद्ध क्या किए थे, लड़ाई लड़े थे। और लड़ाई लड़ने के बाद जब नेपोलियन हार गया तो उसने क्या किया, उसके बाद एक संधि की गई, जिस संधि का नाम रखा गया वियना संधि। अब वियना संधि के बारे में जाने, वियना संधि कब की गई थी, तो युद्ध के जस्ट बाद, अर्थात वाटरलू नामक जगह पर लड़ाई भी लड़ी गई और उसके बाद वियना की संधि की गई। वो संधि कब की गई, 1815 ईस्वी में। और कहा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। एक बार जान लीजिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी सवाल आता है क्लास, ये जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना में। और ये संधि जो की गई थी कहाँ की गई थी, वियना में की गई थी, जो क्या था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। ऑस्ट्रिया, जिस युद्ध में कौन कौन से देश शामिल हुए थे, तो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस व प्रसा, इन चार देशों ने मिलकर के क्या किया था, नेपोलियन को हराया था और नेपोलियन के साथ संधि भी किया। अब संधि क्या किया गया कि नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए बदलावों को समाप्त करने का प्रयास। नेपोलियन द्वारा क्या किया गया, यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए बदलावों को समाप्त करने का प्रयास तथा पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास। क्या किया गया कि नेपोलियन जब अपना हक जमा लिया, अधिकार जमा लिया, तो फ्रांस पर जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी उसको इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। तो नेपोलियन उसको समाप्त कर दिया। अब नेपोलियन क्या हुआ कि इन चार देशों के हाथों हार चुके थे, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस वो प्रशा के हाथों हार चुके थे, तो आगे संधि करने के लिए तत्पर था। तो इन चार देशों ने कहा कि तुमने जो यूरोप के जो फ्रांस देश में बदलाव लाया, उस बदलाव को क्या करना है, समाप्त किया जाए, तथा पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित का मतलब होता है फिर से उसको स्थापित किया जाए। जो व्यवस्था पहले चल रही थी नेपोलियन से पहले, ठीक उसी व्यवस्था को फिर से यहाँ कायम किया जाए। तो नेपोलियन से पहले फिर क्या चल रही थी, यहाँ पे राजशाही चल रहा था, राजाओं का शासन चल रहा था, तो वही व्यवस्था को फिर से यहाँ पे क्या किया जाए, कायम किया जाए।
अब आता है वियना संधि में लिए गए निर्णय। अब वियना संधि हो तो वियना संधि अगर किया गया, समझौता किया गया तो कुछ न कुछ तो निर्णय लिया गया। निर्णय क्या लिया गया? निर्णय लिया गया, पहला निर्णय था कि जीते गए क्षेत्रों को लौटाने को कहा गया। नेपोलियन को कहा गया कि सबसे पहली बात तुम्हारे सामने ये है कि तुमने जितने सारे क्षेत्रों को जीता है उन सभी क्षेत्रों को क्या किया जाए, क्या करना होगा तुम्हें, ये लौटाना होगा। जितने सारे क्षेत्र, एक क्षेत्र, दो क्षेत्र, जितने सारे क्षेत्र थे, जितने सारे जगह थे, उन सभी क्षेत्रों को क्या किया जाए, तुम्हें लौटाना होगा। लौटाना किसको होगा भाई? तो लौटाने के लिए अब लेगा तो लेगा कौन? इन चार लोगों ने क्या दिया कि संधि हुआ, संधि में तुमको क्षेत्र को लौटाना। अब क्षेत्र लेना किसको है? तो देख लीजिए, फ्रांस के चारों तरफ नए राज्यों का घेरा, ये तो पहली बात की लौटा देना है। और दूसरी बात कहा गया इसको ऐसे नहीं छोड़ना। इन चार देशों ने प्लान किया कि फ्रांस को, नेपोलियन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि फ्रांस के चारों ओर क्या होगा, नए राज्यों का घेरा होगा। इस दूसरे, तीसरे, चौथे राज्य मिलकर क्या करेंगे कि फ्रांस के चारों तरफ से क्या करेंगे, निगरानी करते रहेंगे कि फिर से ये उछल कूद ना करें। तो ये चार देशों का कहना था कि फ्रांस के चारों तरफ क्या किया जाएगा, नए राज्यों का घेरा ही बनाया जाएगा। और उसके बाद था नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास। प्रयास किया गया, क्या किया जाएगा कि नेपोलियन के द्वारा जो भी वंश को समाप्त किया गया, जो भी राजाओं को हराया गया, तो ऐसा नहीं कि राजा खत्म हो उनके वंशज ही खत्म हो गए। अगर किसी के पिता की मृत्यु होती है तो उनका बेटा होगा, उनका नहीं, उनका बेटा होगा, तो उनका वंशज तो बचा होगा। तो जिस वंश को नेपोलियन ने हरा रखा है उनके वंशज को क्या करना पड़ेगा, उनके जो जिनके वंशज की जमीन थे उनके वंशज को ये जमीन क्या करना पड़ेगा, सौंप देना होगा। ये कंडीशन किसके सामने रखी गई? नेपोलियन के सामने रखी गई। क्यों रखी गई? क्योंकि नेपोलियन को ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस व ब्रिटेन ने मिलकर के क्या किया था, इसे वाटरलू नामक जगह पर, और उस युद्ध में क्या किया गया था, इसको हरा दिया गया था। इसकी वजह से नेपोलियन को संधि करने पर क्या किया गया कि मजबूर किया गया। और उसके उसी की देर थी कि उसने इस सभी संधि को क्या किया, इन समझौतों को मान लिया। तो ये आज के थे क्लास 10 का चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2। अब उम्मीद कीजिए कि इसके बाद हम फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। इसके आगे जो पार्ट 3 होगा वो पार्ट 3 हम आप लोगों के बीच फिर से नेक्स्ट टाइम फिर कभी आते हैं, कल परसों हम फिर से क्या करेंगे कि पार्ट 3 क्रिएट करेंगे। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करें, शेयर के साथ साथ क्या करें कि सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें।